हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साहित्योश पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। ये इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, जीआईसी प्रवक्ता, बिहार टीजीटी, पीजीटी 4.0 के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन और नामकरण है, इनका सबसे पहला जो प्रयोग किया वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास का जो विभाजन किया वो 11 भागों में किया उन्होंने। तो पहला है उनका चारण काल, जो कि सन 700 से 1300 ईस्वी तक। मूल रूप से इसे हिंदी साहित्य में आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे आदिकाल भी कह सकते हैं। आने वाले विद्वानों ने इसे और भी बांटा है आदिकाल। आगे हम लोग देखते जाएंगे। इसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य, सन 1500 से 1600 ईस्वी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भक्ति काल का जो समय है वो 1300 से 1750 या 1700 तक माना जाता है मूल रूप से। अगला इन्होंने माना है पांचवा मुगल दरबार। उसके बाद है तुलसीदास। उसके बाद है वीति काव्य, 1580 से 1692 ईस्वी। अगला है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 1600 से 1700 ईस्वी। अगला है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का मतलब है कि 1700 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी के कालखंड को 18वीं शताब्दी कहेंगे। यानी 18वीं शताब्दी जिस यानी उनसे एक पीछे बात कर सकते हैं। जैसे 18वीं कहेंगे तो 1700 ईस्वी से वो शुरू होगा, तभी हम उसको 18वीं शताब्दी कहेंगे। अगला है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 1800 से 1857। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1857 विद्रोह हुआ था, वो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जब आधुनिक काल पढ़ेंगे तो। अगला उन्होंने विभाजन किया है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 1857 से लेके 1887 ईस्वी। 1800 1800 ईस्वी में 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था। भारतेंदु जी का जी का जन्म हुआ, और उनका जो निधन हुआ था, निधन हुआ था 1885 ईस्वी। आमतौर पर 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। अगला जो काल विभाजन किया है वो किया है मिश्र बंधुओं ने। इनका जो प्रसिद्ध जो रचना है मिश्र बंधु का, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद, इन्होंने जो पुस्तक लिखा है मिश्र बंधु विनोद, इसी पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रारंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल, पांचवा है वर्तमान काल। तो पहला जो प्रारंभिक काल बांटा है इन्होंने, इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक तो पूर्व प्रारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल।
यानी पहला पूर्व प्रारंभिक काल को 1900 ईस्वी से 1343 विक्रम संवत तक। अब देखिए विक्रम संवत जो होता है वो विक्रम संवत, विक्रम संवत में अगर हम प्लस करते हैं 57, तो ये हो जाएगा सन में। ठीक है, तो जैसे ये 700 है, तो अगर हम 700 में प्लस 57 कर दें तो ये हो जाएगा 757। 757 से लेकर अगर हम इसमें 57 जोड़ दें, सॉरी माफ कीजिएगा, विक्रम संवत में से घटाएंगे तब वो सन में जाएगा। अगर हम 57 को घटाते हैं तो वो सन में होता है, वो सन में बदल जाएगा। तो अगर हम इसमें 57 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 643। और फिर अगर इसमें 57 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 1286। तो इन्होंने जो माना है पूर्व प्रारंभिक काल को 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक, और उत्तरारंभिक काल को माना है इन्होंने संवत 1344 से 1444 विक्रम संवत। उसी तरह आप इसको अगर इसमें 57 घटाएंगे तो ये सन में बदल जाएगा। अगला इन्होंने जो विभाजन किया है वो है माध्यमिक काल। अब देखिए माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा पौड माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1445 ईस्वी से लेकर संवत 1445 से लेकर संवत 1560 ईस्वी तक, अगर इसमें 57 को घटा देंगे तो वो इस सन में बदल जाएगा। उसी तरह इन्होंने दूसरा जो माध्यमिक काल को दो दो भागों में जो बांटा है, तो दूसरा है पौड माध्यमिक काल, संवत 1561 से लेकर संवत 1680 ईस्वी तक। और तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया है वो है अलंकृत काल। अलंकृत का एक मतलब ये भी होता है श्रृंगार, अलंकृत का ही एक दूसरा नाम है श्रृंगार। तो इन्होंने जो यानी रीति काल इसे आप कह सकते हैं मूल रूप से, अगर और दूसरे रीति काल। तो अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, एक तो पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल। तो पूर्वालंकृत काल का जो समय माना है इन्होंने 1681 संवत से 1790 संवत, और उत्तरालंकृत काल को 1791 संवत से 1889 संवत तक। और चौथा जो इन्होंने विभाजन किया है वो किया है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल को अगर हम इंग्लिश में बोल रहे तो ट्रांजैक्शन काल। तो ये समय जो था परिवर्तन काल, ये मूल रूप से भारतेंदु काल को ही कहा जाता है परिवर्तन काल। क्योंकि ये भारतेंदु काल जो है एक तरफ आधुनिक काल का शुरुआत हो रहा था और दूसरी तरफ रीति काल का अंत हो रहा था। और चौथा जो है वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल 1926 से लेकर विक्रम से अब तक माना है इन्होंने। अब तक का मतलब अभी जो चल रहा है। भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, ये सब इसी में आएंगे। अगला जो काल विभाजन किया है वो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे प्रामाणिक मूल रूप से जो सबसे जो पहले जो काल विभाजन माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही माना जाता है। इन्होंने काल काल विभाजन जो किया है हिंदी साहित्य का वो चार भागों में किया है। पहला किया है वीर गाथा काल, जिसे आदि काल कहा जाता है, विक्रम संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। दूसरा है भक्ति काल, जिसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है, 1375
विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। और चौथा है गद्य काल। गद्य काल को इन्होंने आधुनिक काल भी कहा है। 1900 संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत तक। क्योंकि इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निधन हुआ था वो 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। निधन हो गया था। और इनका जो जन्म हुआ था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो हुआ था 1884 ईस्वी में। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता निबंध है, कविता क्या है, जो कि 1909 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो इन्होंने जो अपना ये जो काल विभाजन जो किया है वो कहाँ किया था इन्होंने। इनकी एक पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। सबसे प्रामाणिक जो मतलब सबसे पहले जो प्रतिष्ठित हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो लिखा वो इन्होंने ही लिखा। तो इन्हीं से माना जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना प्रारंभ किया। अगला देखते हैं। अगले हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने जो काल विभाजन किया है, इन्होंने भी चार भागों में बांटा है। प्रारंभिक काल को दो भागों में बांटा है, संधि काल, संधि काल, चारण काल। और अगला जो है वो है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। विक्रम संवत में है सर, और वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदि काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो वीरगाथा काल कहा था आदि काल को। उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहें तो इसे आदि काल भी कह सकते हैं या वीरगाथा काल। और फिर क्या कहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदि काल को आदि काल नाम दिया। इन्होंने चार भागों में बांटा है। एक तो आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन जो किया है, इन्होंने सन में इसे रखा है। जैसे इन्होंने सीधा सीधा मान लिया है आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, रीति काल 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल को इन्होंने 1801 ईस्वी से लेके और अब तक यानी अद्यतन चलते जो आ रहा है अभी तक इन्होंने माना है। अगले हैं गणपति चंद्रगुप्त। इन्होंने जो काल विभाजन जो किया है, इन्होंने इनकी एक पुस्तक है प्रसिद्ध, जो वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो हिंदी साहित्य का पुस्तक लिखना प्रारंभ हुआ था, सभी लोग लिख रहे थे अपने अपने तरीके से। इन्होंने भी सोचा चलो हम कुछ अलग करते हैं, और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इतना ज़्यादा वैज्ञानिक हो गया कि वो पढ़ने वालों के लिए थोड़ा उसमें कठिनाई होती है, जो भी लोग उसे पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो विभाजन किया है, इन्होंने भी चार भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। तो पहला है प्रारंभिक काल, 1184 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो इन्होंने भी सन में रखा है। अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कोई मतलब ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है।
उसको वो संपादित किए हैं। विभिन्न 13-14 लेखक हैं, सबने मिलके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी तरह से डॉक्टर नगेंद्र ने भी एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका संपादन किया है। बहुत सारे लेखकों ने मिलके वो पुस्तक को, जैसे बच्चन सिंह ने भी लिखा है उसमें, हरदयाल, तो सब ने मिलके इस पे क्या कहते हैं लिखा है, और डॉक्टर नगेंद्र ने उसे संपादित किया। संपादन का मतलब होता है कि जिन्होंने सबने लिखा है उसको एक जगह इकट्ठा करके उन्होंने और उसे एक पुस्तिका का रूप में उसे आकार दिया है, पुस्तक रूप में आकार दिया है। तो इन्होंने जो बांटा है वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का जो इन्होंने समय माना वो सीधा सीधा माना, 7वीं सदी से 14वीं सदी तक। 7वीं सदी के मध्य से, यानी 650 ईस्वी से, मध्य का मतलब यही हुआ 50, और 14वीं सदी के मध्य तक यानी 1350 ईस्वी तक। इसके बाद भक्ति काल को इन्होंने 14वीं सदी के मध्य से यानी 1350 से 1650 तक, और रीति काल को इन्होंने माना 1650 से 1850 तक। अब इन्होंने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा। पहला तो पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल को इन्होंने द्विवेदी युग कहा, और पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा, 1857 से 1900 ईस्वी तक। और जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा, 1900 से 1918 ईस्वी तक। और तीसरा इन्होंने छायावाद युग, 1918 से 1938 तक। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1936 ईस्वी तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इसे 1936 तक माना है। और चौथा जो इन्होंने किया, छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल का मतलब है कि इसमें आया प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और छायावाद के समानांतर ही चल रहा था। एक तो हालावाद प्लस राष्ट्रीय 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 सांस्कृतिक एक काव्य धारा, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, ये उसके समानांतर, छायावाद के समानांतर चला रहा था। और फिर अगला है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, कविता, क्या कहते हैं, नई कविता, समकालीन कविता, ये सब आता है बाद में चल के। फिर अगले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी में इन्होंने जो क्या कहते हैं क्या लिखा हुआ है, चतुर्वेदी जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार करते हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन जो किया था, उसी को उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज करके और लगभग वैसा ही इन्होंने माना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल मानते हैं, तो इसे इन्होंने आदिकाल माना। भक्ति काल मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो इन्होंने पूर्व मध्य काल माना। रीति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, तो इन्होंने उत्तर मध्य काल माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल मानते हैं, तो इन्होंने आधुनिक काल माना। लगभग देख रहे हैं वही सारी बातें हैं, बस इन्होंने कहने का तरीका अलग चुन लिया। अगले हैं हमारे डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन एवं नामकरण, इन्होंने 4 भागों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला अपभ्रंश काल, और इन्होंने बताया नहीं समय। अगला है भक्ति काल, 1400 से 1650 ईस्वी। रीति काल, 1650 से 1857 ईस्वी। और आधुनिक काल, 1857 से अब तक। अब देखिए, एक फुट नोट है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, उनकी पुस्तक
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, ये किसमें किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में पर आधारित है। इसमें रीति काल का निश्चित काल विभाजन नहीं है। इन्होंने जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो किया है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पुस्तक में, तो इन्होंने रीति काल का जो समय है ना वो एग्जैक्ट नहीं बताया है। इसी पुस्तक के अनुसार 15वीं से 17वीं शताब्दी तक का साहित्य भक्ति का उमड़ता हुआ पारावार है तथा हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सन ईस्वी की 19वीं शताब्दी के आरंभ से माना जाता है। अतः इन दोनों कथनों के आधार पर रीति काल का समय 1700 ईस्वी से 1800 ईस्वी माना जा सकता है। ये एक अनुमान है, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया है कि रीति काल का समय कब से कब तक है। तो चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि यूजीसी नेट नेट का पीवाईक्यू है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, आप लोग जवाब दीजिएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो आपका पहला ऑप्शन है 700 से 1400 ईस्वी, 693 से 1693 ईस्वी, 1600 से 1000 से 1600 ईस्वी, 950 से 1700 ईस्वी। आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 693 से 1693 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के अनुसार। अगला प्रश्न है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है? पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने, मिश्र बंधु ने, गासादा तासी ने। आप लोग सही जवाब दीजिए कमेंट में। इसका सही जवाब हो जाएगा गासादा तासी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी रही है? पहला ऑप्शन है वर्णानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधेयवादी पद्धति। यही पद्धति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे इन सभी चीज़ों को। अगला प्रश्न है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस पद्धति के संदर्भ में कहा गया है? विधेयवादी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति। आप लोग सही जवाब दीजिए। सही जवाब है विधेयवादी पद्धति के लिए। अगला प्रश्न है,
राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने। हाँ। हेलो। हाँ। बोले पहुंच गया, बोल दीजिएगा तो। ठीक है। तो प्रश्न है पांचवा। राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इन रचनाकारों को इस क्रम से रखा: कबीर, ध्यान दीजिएगा, कबीर, केशव, बंग महिला, मनु भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो पहला ऑप्शन है आपके पास वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है वैज्ञानिक पद्धति, चौथा है विधेयवादी पद्धति। सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका कूट है एक दो तीन का, तीन चार, एक तीन चार का, एक दो का, एक और तीन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो का, यानी वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रमी पद्धति। जैसे देखिए, हम सबको पता है कि कवि जो हैं वो भक्ति काल में आए थे, केशव रीति काल में, बंग महिला का जो समय है, इन्होंने लगभग 1901 दो, एक दो के आसपास, और मनु भंडारी का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ। तो बंग महिला की जो कहानी जो आई थी 1907 में, तो दुलाई वाली, तो और इनका जन्म ही हुआ है 1907 में, तो ये तो तय है कि ये मनु भंडारी बाद इनका जो लेखन कार्य जो होगा वो तो बाद का ही होगा। तो ये हो गया आपका कालानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति ये है कि जैसे पहले क आया, जैसे आता है ना, क, फिर का, की, ठीक है। तो उसी प्रकार उसी प्रकार क के बाद ही के आता है, और इसके बाद प फ ब भ में पहले प ब भ, प आता है, इसके बाद म आता है। तो ये हो गया आपका वर्णानुक्रम पद्धति, यानी क के बाद क, छ, ट, त, प। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका वर्णानुक्रम पद्धति। और इस प्रकार से अगर लिखेंगे, यानी पहले कवि आए होंगे, उसके बाद केशव, फिर बंग महिला, ये हो गया जन्म वर्ष के आधार पे, काल या समय के आधार पे, तो ये हो गया कालानुक्रम पद्धति। अगला है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों के लिए निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया है। तो पहला ऑप्शन है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सरोज के कवि वृत्त संग्रह का, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा कवि वृत्त संग्रह का, तीसरा है मिश्र बंधु विनोद, न मिश्र बंधु विनोद प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीनों ही ग्रंथों का विशेषणों का प्रयोग किया था, तीनों ही ग्रंथों के लिए। शिव सिंह सरोज के लिए कवि वृत्त संग्रह का, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लिए बड़ा कवि वृत्त संग्रह का, मिश्र बंधु विनोद के लिए प्रकांड कवि वृत्त संग्रह का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है।
क्या ऑप्शन है आप लोग बताइएगा कि क्या सही है इसमें क्या गलत है। तो पहला है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। अगला है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तीसरा है, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से ही लिए हैं। अगला है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने से एक बला मोल लेना ही जान पड़ता है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा एक, दो और चार। देखिए, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने से एक बला मोल लेना ही जान पड़ता था। सही है। दूसरा है, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। ये भी सही है। पहला है, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक, दो और चार। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्नलिखित ग्रंथों का नाम दिया है। यानी उन्होंने जो इतिहास हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा, तो क्वेश्चन ये है कि उन्होंने किस किस ग्रंथ का सहयोग लिया था अपने इतिहास लेखन के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए। तो पहला ऑप्शन है आपके पास मिश्र बंधु विनोद, दूसरा है शिवराज सरोज, तीसरा है हिंदी कोविद रत्नमाला, चौथा है कविता कौमुदी, पांचवा है हिंदी काव्य धारा, पांचवा है ब्रज माधुरी सार। अब बताइए ऑप्शन क्या होगा सही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक, तीन, चार, छः, यानी तीसरा ऑप्शन। देखिए, इन्होंने जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने के लिए जो किताबों का जो सहयोग लिया था, तो पहला है मिश्र बंधु विनोद का, दूसरा है हिंदी कोविद रत्नमाल का, चौथा है कविता कौमुदी का और पांचवा है ब्रज माधुरी सार का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। यानी ये है ग्रंथ का नाम, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ग्रंथ का नाम है और ये है ग्रंथकार। इसको मिलान करना है, यानी जो असंगत नहीं है उसे उसका जवाब देना है कौन सा असंगत नहीं है। तो पहला है भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का, दूसरा है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन गिब्स का, तीसरा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK का, हिंदी साहित्य विमर्श पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी का। तो सही जवाब दीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य विमर्श ये तो पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी का है, तो ये तो सही है। दूसरा है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, ये भी सही है। तीसरा है अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन गिब्स, ये भी सही है, एडविन गिब्स का ही है। भाषा काव्य संग्रह, यह पुस्तक श्याम सुंदर दास की नहीं है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि यह पुस्तक किसकी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेखक का चार लेखक हैं और क्या कहते हैं उनको आप
कालक्रम के अनुसार उसे व्यवस्थित करना है। तो पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। दूसरे में है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। चौथे में है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लेखकों का कालक्रम, यानी जन्म के आधार पे जो लेखकों का कालक्रम है वो बताना है आपको। सबसे पहले किनका जन्म हुआ था और सबसे लास्ट में किनका। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्र बंधु। सबसे पहले इनका जन्म हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था इसके बाद राम कुमार वर्मा का, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे लास्ट में, इन चारों में से। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। पहला ऑप्शन है सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरा है कृष्ण बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, और चौथा है गणेश बिहारी मिश्र।